नमस्कार सभी को। आज हम आपका परिचय बहुत ही त्यागी, समर्पित, ग्रस्त प्रचारक कहूंगा मैं, डॉक्टर मृत्युंजय से करवाने जा रहे हैं। आपने पटना से ऑर्थोपेडिक्स में एमएस किया है और बचपन से ही संघ से जुड़ने के कारण सामाजिक सेवा और संगठन का शुरू से एक अभ्यास रहा है। आपने संघ का द्वितीय वर्ष ओटीसी भी किया है और बाल्यकाल से शुरू होने के नाते बाद में वो एनएमओ, आरोग्य भारती, इनके संस्थापक सदस्य रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत सक्रिय कार्य किया और एकल के अंदर उन्होंने अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी है और दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऑटोबायोग्राफी, अपने जीवन यात्रा के बारे में बताएं, जिससे अन्य लोग भी आपके जीवन से प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद माखन जी। अपनी जीवनी के बारे में कहना थोड़ा सा वो कठिन होता है, और संघ का स्वयंसेवक रहा तो प्रारंभ काल से ही वहाँ का जो प्रशिक्षण होता है संघ का कुछ इस तरह का होता है कि वहाँ आत्मश्लाघा और परनिंदा न करे ऐसा कहा जाता है। फिर भी आपने आग्रह किया है तो मैं यथासंभव कोशिश करूंगा। तो मेरी जो जीवन यात्रा है, बाल्यकाल से संघ के संपर्क में आने का वहीं से प्रारंभ होता है ये कहें। उसके पहले तो बचपन में बहुत कुछ आदमी को आभास नहीं रहता है, अपने आप में क्या गुण अवगुण है या क्या भावनाएं हैं। वो खेल कूद के दिन रहते हैं तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। बट ऐसे ही खेल खेल में ही एक दिन संघ की शाखा में पहुंच गया। उद्देश्य तो खेलने का ही था, लेकिन वहां जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि धीरे धीरे उससे नजदीकी महसूस कर रहा हूँ। और फिर वहाँ जो पता चला कि समाज क्या है हमारा, देश क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की अवधारणा क्या है, हमारा जो हिंदू समाज है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और क्या करने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजों के बारे में धीरे 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 करके पता चलना और समझ आना। तो फिर एक संघ से जुड़ाव हो गया और तत्काल 1968 में ही प्रथम वर्ष जो संघ शिक्षा वर्ग होता है संघ का वो किया। और वहां जाकर के और बहुत सारी चीजों का आभास हुआ और मन में एक सेवा का भाव और संगठन का भाव, ये दोनों जागृत हुआ। कुछ भीतर की भी भावना अपनी ऐसी रहती है, कहीं न कहीं भगवान का दिया हुआ रहता है कि मन ऐसा होता है कि कुछ सामाजिक कार्यों में लगा जाए और फिर अपने व्यक्तिगत जीवन की और गृहस्थ जीवन की भी जिम्मेवारियां होती है, उसका भी एहसास होता है। तो फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके एमबीबीएस किया रांची मेडिकल कॉलेज से। और संजोग ऐसा बना कि मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले तो प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण करके आया, तो 1 साल के लिए विद्यार्थी प्रचारक के रूप में भी मैंने काम किया। और 1 साल वो करने के बाद फिर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया 1973 में। और संजोग ऐसा देखिए कि पास करने के बाद 80 में मैं जब हाउस सर्जन निकला तो एक तो प्रथम सेवा का कार्य जो डायरेक्ट डॉक्टर के रूप में प्राप्त हुआ, वो त्रिपुरा में एक बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था आपस में, और उसमें हजारों लोग की हत्या और बाकी जो हाथ काट देना, बहुत विभत्स दृश्य था वहाँ। और संघ की ओर से और विश्व हिंदू परिषद की ओर से उसमें आह्वान किया गया कि वहां पर सुदूर वो आदिवासी क्षेत्र है तो वनों में जा करके और उन लोगों की चिकित्सा सेवा करनी है, तो यंग डॉक्टर ऐसे हो तो आए। तो मन में एक लगा कि नहीं, जाना चाहिए।
तो 1980 या 81 में शायद संभवतः हुआ था वो दंगा। तो पास करने के बाद वहां जाकर के 1 महीना तक वो त्रिपुरा के जंगलों में बीच में रहा और वहां लोगों के बीच जो चिकित्सा सेवा का कार्य, जो लोग उस समय ग्रसित थे, बीमार थे, उनका किया। और उसके बाद फिर कुछ हाउस सर्जनशिप वगैरह का ऐसा कुछ होता है हम लोग के यहाँ, तो 1-2 साल हुआ। और जब पूरा हाउस सर्जनशिप समाप्त हो गया तो वहां से निकलने के बाद फिर पुनः पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में वनवासी कल्याण आश्रम, जो कि आज झारखंड कहा जाता है उस राज्य को, उसमें लोहरदग्गा नामक एक स्थान है जिसमें कि वनवासी कल्याण आश्रम का अस्पताल है। तो वहां 1 साल तक चिकित्सक के रूप में कार्य रहा। तो इस तरह से विद्यार्थी और यंग डॉक्टर के रूप में जो है अपनी पढ़ाई और सारी चीजों का जो दायित्व होता है उसका निर्वहन करते हुए भी वो जुड़ा रहा इस तरह के सेवा कार्यों से। उसके बाद फिर तो सरकारी नौकरी लग गई, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और जो ऑर्थोपेडिक्स की मास्टर डिग्री वगैरह होती है वो सबको उसके पढ़ाई करके और ऑर्थोपेडिक सर्जरी का प्रैक्टिस, जो आज बिहार प्रांत है उसकी राजधानी पटना है, उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी का प्रैक्टिस किया, अपना नर्सिंग होम खोला, चलाया। बाकी फिर गृहस्थ जीवन का होता है, शादी ब्याह बाल बच्चे, उस सब में उलझा हुआ रहने के बावजूद भी ये सेवा कार्य प्रमुख रूप से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो अपनी संघ की ही संस्था है उसके माध्यम से उसके विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए, और मूलतः वो चिकित्सा सेवा से ही जुड़ा हुआ संगठन है तो सेवा कार्य करता रहा। तो उसमें कई जगह पर जाकर के संगठन भी करना, संगठन नया नया था तो उसको भी बढ़ाने का दायित्व मिला, सचिव के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, और जाकर मेडिकल कैंप या स्कूलों में जाकर के स्वास्थ्य प्रशिक्षण देना, और इस तरह से जो भी संघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम अधिकांशतः रहते थे या एकल के द्वारा भी उस समय कार्यक्रम बिहार में भी आयोजित होना शुरू हो गए थे, तो उसमें भी एक चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं देता रहा। ये क्रम लगभग 30 वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद लगभग 1985 में, शायद ध्यान में नहीं है कुछ, आरोग्य भारती की स्थापना हुई। ऐसा विचार हुआ कि अपना एक संगठन संघ के द्वारा ऐसा भी शुरू किया जाए जिसमें कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी, या जो किसी पैथी के नहीं भी हो, मैंने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक संगठन ऐसा हो जिसमें कोई बंधन नहीं हो कि यही व्यक्ति रह सकता है उसमें और नहीं। क्योंकि समाज में जो स्वास्थ्य सेवा करना है तो उसकी बहुत सारी जो मूल भावनाएं हैं उसके बारे में बहुत गहन चिंतन संघ के द्वारा हुआ, और उसमें ऐसा देखा गया कि जो हमारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो सिर्फ चिकित्सा से जुड़ी हुई नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, खास करके विशेष गांव में, जहाँ की भोजन, जो संतुलित भोजन होना चाहिए उसका अभाव है, शुद्ध पेयजल उसका अभाव है, वातावरण में जो शुद्धता होनी चाहिए उसका भी अभाव है, जो साफ सफाई स्वच्छता की बात करते हैं जिसमें पर्सनल हाइजीन है, और सामाजिक स्वच्छता है जो हाइजीन एंड सैनिटेशन नाम से हम लोग जानते हैं सब, तो उसकी बहुत कमी है देश में। और उसके बाद फिर अन्य और भी बातें कुछ कुछ है जो जुड़ी रहती है, कभी अंधविश्वास है, कभी अशिक्षा है, जानकारी का अभाव है। तो इन सारे कारणों से हमारा जो स्वास्थ्य का स्टेटस है हमारे समाज का, वो ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है बनस्पत कि सिर्फ चिकित्सक नहीं है इसलिए समस्या है, ऐसी बात नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आरोग्य भारती की स्थापना हुई और उसमें सभी बिंदुओं पर विचार किया गया और उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। तो इस तरह से ग्रामीण प्रशिक्षण का भी कार्य फिर हमने प्रारंभ किया, गांव में जाकर के हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना, विद्यालयों में जाकर के बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी देना। तो इस तरह से आरोग्य भारती के द्वारा फिर काफी समय तक वो कार्य चलता रहा, और लगभग करते करते फिर एक समय जब ऐसा आया कि लगा कि अब परिवार
परिवार में बच्चे सब बड़े हो गए हैं, सेटल हो गए हैं। बड़ा बेटा मेरा यही बेंगलोर में है, वो बैंकिंग सर्विसेज में है, एनआरआई इन्वेस्टमेंट, वो मैनेजर कहिए, कुछ उस तरह का होता है, वो है, वो कर रहा है, अच्छा है, सुखी है। उसके बाद दूसरा बेटा भी जो है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सुखी है, अच्छा है। तो लगा कि दोनों बेटे अब सेटल भी कर गए हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो हमको अब पुनः जो है सेवा के मार्ग पर लौट जाना चाहिए। तो मैंने निर्णय लिया लगभग आज से 6 साल पहले कि रांची में चूंकि मैं रहा हुआ था, सेवा कार्य किया हुआ था, सभी लोग परिचित थे, अपने ही थे एक तरह से। तो संजोग से एकल आरोग्य के हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं डॉक्टर मुकुल भाटिया जी, तो वो भी हमारे पुराने मित्र हैं विद्यार्थी जीवन से ही, क्योंकि वो मूलतः आगरा के रहने वाले हैं, लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम में जब मैं गया तो उसके पहले वो वहां के प्रभारी चिकित्सक थे। तो वहां से फिर अपना समय जितना देना था दे करके जब वो वापस घर जा रहे थे तो वहां चिकित्सक की आवश्यकता हुई, तो मैं गया। तो उस समय से परिचय, प्रगाढ़ परिचय बल्कि और मित्रता के रूप में भी बदल गया था। तो संजोग होता है, कभी कभी मन मिल जाता है तो परिचय से ज्यादा वो हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपका ऐसा विचार है, उत्तम है, तो आप रांची आइए, एकल आरोग्य हम लोगों ने प्रारंभ किया है, एकल के द्वारा आरोग्य का विंग, और उसमें बड़ा अच्छा लगेगा और कार्य। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ। और बहुत ज्यादा समय जो है व्यतीत न करते हुए हफ्ता 10 दिन में ही मैं रांची आ गया। और फिर रांची में रह करके 1-2 घंटे थोड़ा प्रैक्टिस का काम करता था उस समय, क्योंकि एकाएक वो भी एक आदत हो जाती है। आप 30-40 सालों से कुछ कर रहे हैं और एकाएक छोड़ दीजिएगा तो एक वैक्यूम जैसा लगता है। तो एक हॉस्पिटल में, चैरिटेबल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, एकदम जो वो प्रैक्टिसिंग नहीं, क्योंकि वो मन तो कि प्रैक्टिस और अर्निंग से वो तो थोड़ा सा अलग हो गया था। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल था, तो अच्छा लगा वहां पर, 1-2 घंटे के लिए ज्वाइन किया। बाकी का पूरा समय एकल आरोग्य के लिए समर्पित रहा। तो एकल आरोग्य में भी इन्हीं विषयों पर ज्यादा विशेष बल दिया जाता है। जो प्रिवेंटिव हेल्थ हैं उसके जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसा कि मैंने बताया, शुद्ध पेयजल, संतुलित भोजन, स्वच्छता, पर्यावरण और स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह देने से। और ये अब तो विश्व में स्थापित हो गया है, बल्कि अभी नहीं, 10-15 साल पहले ही स्थापित हो गया था एक। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी बैठकें हुई, और वो जो WHO और ये सारे लोग हैं जो बहुत प्रयास कर रहे थे बहुत पहले से। आप लोगों ने सुना होगा हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD करके एक नारा WHO की ओर से आया था। मतलब कि 2000 तक सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, ऐसा एम लगभग 1980-85 में WHO ने डिसाइड किया था, पर वो पूरा नहीं हो पाया। तब उस पर बहुत गहन चिंतन हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और तब उन्होंने पाया कि नहीं, सिर्फ ये चिकित्सा और ये सब करने से लाभ नहीं मिलेगा, वो हम जो एम पाना चाहते हैं वो सफल नहीं होगा। तब उसमें अर्थशास्त्रियों को, समाज शास्त्रियों को और समाज के अन्य वर्गों को भी जोड़ा गया। और तब उसमें जो निर्णय निकल करके आया, तो उसमें हुआ कि जो मूल विषय हैं हमारे, जो प्रिवेंटिव हेल्थ है, तो इस तरह से, और एजुकेशन है, एजुकेशन और प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स, और उसके लिए आवश्यक संसाधन को उपलब्ध कराया जाए, तब जाकर के हमारा जो है स्वास्थ्य की समस्या का भी समाधान मिलेगा। और फिर पूरे देश के जो भी अन्य पिछड़े जो देश हैं उनका भी विकास हो पाएगा। और इस तरह से ये निर्णय हुआ और फिर तय हुआ। फिर आगे बढ़ते बढ़ते लेकिन कुछ कार्य हुआ इस पर। लेकिन 1914 में जब भारत में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पद संभाला प्रधानमंत्री के रूप में, तो हमने ये महसूस किया कि उनका जो प्रथम लक्ष्य उन्होंने जो निर्धारित किया वो स्वच्छता
और ये जो स्वास्थ्य के ये जो आयाम जिसका चर्चा मैंने अभी अपने बातचीत के क्रम में एक दो बार किया, इन्हीं सारी बातों पर एक एक करके बहुत ही विशेष बल देते हुए काम प्रारंभ किया। तो ये संयोग भी है कि सरकार की ओर से भी इस पर काम हुआ और हम लोग एकल के द्वारा तो ये कर ही रहे थे। तो एकल की योजना से हम लोग लगभग झारखंड में 5-6 साल तक 6 साल से काम कर रहा था और उसमें मुख्य विषय वही प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स के थे। और ऐसी धारणा है और बल्कि ये प्रमाणित भी हो रहा है कि लगभग 80% जो रोग हैं, अगर ये प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर अप्लाई कर दिया जाए तो 80% रोग होंगे ही नहीं। और इसमें जो व्यय होता है वो व्यय भी जो चिकित्सा का व्यय है और हॉस्पिटल खड़ा करने का जो व्यय है उसका काफी लगभग उसका 20% व्यय में हम 80% अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हुआ, एकल के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से इसमें चूंकि कार्य हो रहा है तो हम लोग का काम थोड़ा आसान जरूर हो गया है। और एकल के द्वारा गांव में हम लोग ये इस कार्य को करने की एक रचना बनाई है और उसमें है कि हर एक गांव में हम लोग एक स्वास्थ्य सेविका का चयन करते हैं और वो सेविका गांव में स्वास्थ्य के विभिन्न जो कार्यक्रम हमारे हैं एकल आरोग्य के, उनको लागू करती है। और आवश्यकता अनुसार चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़ती है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं है। तो गांव में अब सेविका है वो तो मैट्रिक पास या इंटर पास व्यक्ति महिला है, तो उसके द्वारा क्या किया जा सकता है इस पर जब विचार हुआ तो उसमें फिर ये महसूस हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है उससे जुड़ी हुई है। जैसे आयुर्वेदिक के विषय में है, कुछ घरेलू चिकित्सा हमारे होते हैं जो कि घरों घरों में दादी की पोटली के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था कि घर में अगर कुछ हुआ है अगर, तो हमारी दादी नानी जो हुआ करती थी वो कहा करती थी चलो ये घर में ही जो रसोई घर के जो मसाले हैं चलो ये खा लो, इसका काढ़ा बना के पी लो, इसको घी में मिला करके पी लो, या इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। तो वैसे जो घरेलू चिकित्सा के जो भी विधि सब हैं तो उसके बारे में एक नए ढंग से लोगों को प्रशिक्षित करना, उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों का भी सहयोग लेकर के, तो सेविकाओं को उसके बारे में प्रशिक्षण दिया कि जो छोटी मोटी समस्या है गांव में तो वो उसको अपने ग्रामीण स्तर पर ही उसका समाधान निकाल लें। उसके बाद कुछ ऐसे भी चीज है जो जड़ी बूटी से संबंधित है। तो हमारा भी देश है अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता निवास करती है, तो बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसे है या पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं जिनका भी बहुत वो मेडिसिनल वैल्यू है उसका और बहुत अच्छा उसका लाभ होता है। तो वैसे जो वनस्पति हैं हमारे और जड़ी बूटी हैं उसके बारे में बहुत बेसिक वो प्रशिक्षण भी हम लोगों ने स्वास्थ्य सेविका को दिया और उसके आधार पर आवश्यकता अनुसार उससे वो छोटे मोटे जो चिकित्सा के कार्य होते हैं वो गांव में कर रही है। और ये जो वनस्पति और घरेलू चिकित्सा का जो प्रयोग हम लोग कर रहे थे उसका लाभ भी मिल रहा था। जब कोरोना काल आया ना तो इसका कितना लाभ हो सकता है ये हम लोग को पता चला, अपनी ही शक्ति का आभास हुआ कि हमने जो प्रशिक्षण दिया उसका कितना लाभ हो रहा है हमारी सेविकाएं। और कोरोना के काल में जो स्थापित हुआ कि आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं और जड़ी बूटियां हैं वो कितनी लाभकारी हो रही हैं, जो काढ़ा के बारे में हम लोग कहा करते थे, जो प्रशिक्षण दिए थे, तो कोरोना में तो उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ही नहीं हुई, सिर्फ हुआ कि आप जो कर रहे हो बस करो। कोरोना का तो अधिकतम जो है लाभ ठीक करने में इसी से मिल जाएगा। और सचमुच में बहुत कार्य इस पर हुआ भी कोरोना काल में, सेविकाओं ने किया, हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया और एकल की ओर से बहुत विस्तृत और विराट अभियान कोरोना के समय चला गया और भी अनेक आयाम इसमें हुए।
ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर के और आइसोलेशन करने के लिए जो कोरोना का एक होता है, वो भी ऐसा भवन बनाया गया, क्योंकि बीच में जो सेकेंड वेव आया था तो बहुत विकराल स्थिति हो गई थी पूरे देश में। तो एकल के माध्यम से, एकल आरोग्य के माध्यम से, उसमें सभी संस्थाएं, एकल के जो 5 आयाम हैं सभी आपस में जुड़ करके, और ऐसा हम लोगों ने एक बनाया कि कोरोना का जो प्रिवेंशन है और कोरोना के बारे में हम लोग जो होम आइसोलेशन जो कर सकते हैं, जो कम गंभीर समस्याएं हैं उसका होम आइसोलेशन करके उसका ट्रीटमेंट वगैरह ये कर सकें, और गंभीर होने पर ऑक्सीजन लगा करके उसको अस्पताल भेजना और ये सारी चीजें करना। तो इस तरह से कोरोना काल में भी लगभग 2 साल 2.5 साल से हमारा कार्य बहुत अच्छा चला। मैं भी बहुत ही एक्टिवली उसमें लगा रहा। शुरू में तो एकल आरोग्य के सभी विभागों को देखता था, झारखंड प्रांत का सचिव रहा। फिर पूरे भारत में निर्णय हुआ कि एकल आरोग्य का कार्य बढ़ाया गया और एकल आरोग्य प्रकल्प के नाम से अखिल भारतीय स्तर पर एकल के द्वारा, एकल अभियान के द्वारा कार्य प्रारंभ हुआ। तो उसमें प्राथमिक रूप से मुझे अखिल भारतीय मंत्री के रूप में उसकी जिम्मेवारी दी गई कि अखिल भारतीय स्तर पर एकल आरोग्य प्रकल्प का काम आप देखिए। और मैंने देखना प्रारंभ किया, तो वो 2-3 साल तक लगभग देखा। उसके बाद ये फिर महसूस हुआ कि प्रशिक्षण एक बहुत ही प्रमुख अंग है आरोग्य का, क्योंकि आरोग्य विषय है वो लगभग मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई चीज है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि हाईली टेक्निकल है, इसको बार बार अगर प्रशिक्षित नहीं करते रहा जाए तो ये लोग भूल जाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण जो विभाग है हम लोग का एकल आरोग्य का, उसको बहुत मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। और फिर तो मैंने कहा कि ठीक है, तो इसी की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और सचिव का पद छोड़ने के बाद मैंने पूरे एकल आरोग्य का जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षण का कार्य है उसकी जिम्मेवारी लिया, और आज भी कर रहा हूँ। और इसको प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता थी कि ऐसी एक पुस्तक हो स्वास्थ्य के विषय में, और जो सर्व सुलभ हो सबके लिए, जो सब पढ़ सके। मेडिकल साइंस की पुस्तकें 100% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, और संभव नहीं है हमारी स्वास्थ्य सेविका जो कि मैट्रिक इंटर पास है उसके लिए। और बाकी ऊपर के भी कार्यकर्ता हैं, फिर समाज के बीच भी जाना है, तो उसको हिंदी में एक ऑथेंटिक, मोस्ट अपडेटेड, कि कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी उसके किसी भी एक शब्द को चैलेंज नहीं कर सके कि इसमें ये जो है, क्योंकि एक समस्या भी रहती है। पुस्तकें तो अनेकों लिखी जाती हैं, कुछ में रहता है कि अपनी बातें रहती हैं, कुछ अपना उसमें ज्यादा जोड़ा जाता है। तो ऐसा न हो कि कोई कंट्रोवर्शियल चीज उसमें हो, जो वेल इस्टेब्लिश्ड स्थापित चीजें हैं और मोस्ट अपडेटेड चीजें वही रखी जाए। तो इस पर काफी रिसर्च करके लगभग 2 सालों में तो मैंने एक हिंदी में पुस्तक लिखी। अब वो उपलब्ध है अपने एकल आरोग्य के कार्यकर्ताओं के लिए भी और समाज के किसी भी वर्ग के लिए, कि एक वो परिवार में रखने लायक पुस्तक है कि कुछ भी अगर छोटी मोटी समस्या हुई तो उसको देख करके, और उसमें कुछ घरेलू चिकित्सा, वनौषधि चिकित्सा, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। और आगे की चिकित्सा अगर करनी है तो उसका मार्गदर्शन भी उसमें है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तुरंत आगे की चिकित्सा के लिए डॉक्टर से संपर्क करिए या हॉस्पिटल जाइए, ऐसा करके। तो ये पुस्तक मैंने लिखा और उसके आधार पर फिर प्रशिक्षण का कार्य चलना प्रारंभ हुआ। तो आज प्रशिक्षण का स्तर मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि बहुत ही उत्तम हो गया है। और फिर उसके आधार पर अब टेक्नोलॉजी का भी समय आ गया है, तो उसके जो विषय है पुस्तक के बाद उसका पीपीटी बनाना शुरू किया। तो सभी विषयों के पीपीटी भी अब उपलब्ध हैं कि लोग पीपीटी के माध्यम से, हम लोग ऑनलाइन, खास करके कोरोना में इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ी, तो ऑनलाइन हम लोग पीपीटी पर करके, तो सेविकाएं अपने मोबाइल पर वो खोल लेती हैं तो पीपीटी उनको उपलब्ध रहता है। तो इस तरह से उनका प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इसके बाद
फिर एकल आरोग्य की ओर से टेलीमेडिसिन एक बहुत प्रमुख प्रकल्प के रूप में शामिल किया गया आवश्यकता को देखते हुए, और टेक्नोलॉजी की उपलब्धता भी अब थोड़ा आसान सरल हो गई है। गांव-गांव में 4G की सेवाएं चली गई है, तो संभव हो पा रहा है। तो हम लोग टेलीमेडिसिन पर पूरा फोकस कर रहे हैं हम लोग कि उसके माध्यम से सबको चिकित्सा सेवा दी जाए। तो उसका भी प्रशिक्षण चल रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रशिक्षण चल रहा है, आज भी वो सब चल रहा है। तो एक संक्षिप्त रूप में तो मेरी यही जीवन यात्रा रही है, प्रारंभ से लेकर के अभी भी मैं लगा हुआ हूँ और सब ठीक ही चल रहा है ईश्वर की कृपा से। अब इधर मैं बेंगलोर शिफ्ट कर गया हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य की समस्या आई बीच में, तो बच्चों का आग्रह हुआ कि नहीं आप बेंगलोर में हम लोग के पास रहिए। तो उनका आग्रह और प्रेम भी, उसका सम्मान करना आवश्यक होता है। तो मैं अब बेंगलोर में रह रहा हूँ। तो ये छोटी सी मेरी जीवन यात्रा है, यथासंभव जो हो सकता है। अभी भी प्रशिक्षण का कार्य तो चल ही रहा है, जहां तक संभव हो सकता है वहां मैं कार्य कर रहा हूँ। यहाँ बेंगलोर में अपने एकल अभियान के सभी विभागों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कार्यक्रमों में आना जाना प्रारंभ हो गया है और आगे मैं यहाँ जुड़ा रहूँगा। रांची रहूँ या बेंगलोर रहूँ, काम तो एकल का ही करना है। तो संक्षिप्त में तो यही एक मेरा जीवन बहुत बहुत परिचय है। धन्यवाद भाई साहब। वैसे तो मनुष्य का मूलतः स्वभाव होता है अलग अलग विषयों पर, तो सेवा आपके जीवन का एक अंग बना, ये ईश्वर की कृपा है। और स्वाभाविक दायित्व के नाते मानव के प्रति जो हमारा दायित्व है, समाज के प्रति जो दायित्व है, वो आपने निभाया। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उसका समाज ऋणी रहेगा। आने वाले लगातार समय में आप मतलब सामान्य जीवन तो सभी जीते हैं, अपना जीवन पालन, बच्चों का जीवन पालन सभी करते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ कर जाना ये बहुत बिरले लोगों का रहता है। तो इसके लिए मैं संपूर्ण समाज की ओर से साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। नमस्कार। आखिरी में कुछ मंत्र कोई बोलना चाहेंगे, गीत या मंत्र की लाइन? प्राय इंटरव्यू में हम ऐसा सोचते हैं कि आखिरी में कोई भी एक, नहीं तो शांति मंत्र ही बोलकर समापन करेगा। ठीक, हम लोग का ऐसे मंत्र तो अपना संघ से सब लोग जुड़े हुए रहता ही है, तो शांति मंत्र करें हम लोग, हमको लगता है सबसे अच्छा। हाँ ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ध्येय साधना अमर रहे, ध्येय साधना अमर रहे। अखिल जगत को पावन करती, त्रस्त उरों में आशा भरती। भारतीय सभ्यता सिखाती, भारतीय सभ्यता सिखाती। गंगा की चिरधार बहे, ध्येय साधना अमर रहे, ध्येय साधना अमर रहे। इससे प्रेरित होकर जन जन करें न्योछावर निज तन मन धन। पालें देश भक्ति का प्रिय प्रण, पालें देश भक्ति का प्रिय प्रण।
अडिग लाख आघात सहे। ध्येय साधना अमर रहे, ध्येय साधना अमर रहे। भीति न हमको छू नहीं पाए, स्वार्थ लालसा नहीं सताए। शुद्ध हृदय ले बढ़ते जाएं, शुद्ध हृदय ले बढ़ते जाएं। धन्य धन्य जग आप